हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएस पॉइंट। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं विभेदक बर्ताव द्वारा समानता। ठीक है, तो इसके बारे में पूरा डिटेल से समझेंगे, क्योंकि कल हमने जो बातें की थी वो था हमारा नारीवाद और समाजवाद, यानी कि नारीवाद विचारधारा वाले लोग कैसे थे एंड समाजवादी वाले विचारधारा के जो लोग रहे हैं वो कैसे थे। ठीक है, वो क्या सोचते थे, मतलब कि हमारे इस समाज में या हमारे देश में क्या क्या परिवर्तन लाने चाहिए। एंड हमने ये भी देखा था इनका जो सप्त क्रांतियां हैं, तो राम मनोहर लोहिया जी का, ठीक है, कि वो इतना मानते थे, यानी 5 तो मेन थे कि जो कि मानते थे कि हमारे समाज में कहीं ना कहीं ये विसंगतियां जो दूर करने लायक है। दिन 2 अलग से उन्होंने ऐड की थी, और इसलिए इसे हम ये भी कहते हैं यानी कि सप्त क्रांतियां। और मैंने आपको बोला भी था कि आप लोग राम मनोहर लोहिया जी के बारे में थोड़ा उनका डिटेल जो भी है पढ़ के और कॉपी में अपने नोट कर लेना, ठीक है। उसके बाद अब हम यहाँ पे बात करेंगे, पूरा इसको देखेंगे क्या कैसे इसमें है, कैसे जो भी समानता है वो उसमें विभेद उत्पन्न होता है, या विभेद उत्पन्न होने के बाद भी समानता किस तरीके से हमें मिल पाती है, ये चीज़ों को हम समझेंगे। और इसमें बताया जा चुका पूरा अच्छे तरीके से, हम देख चुके हैं कि समानता हमें किस हद तक मिली हुई है या स्वतंत्रता हमें किस हद तक मिली हुई है, एंड कितना हम उसका इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंड हर एक उसमें रिस्ट्रिक्शंस है, यदि हम ज़्यादा दे देते हैं तो वो नुकसानदायक होता है, और कम देते हैं तो भी नुकसानदायक है। यानी कि पूरा समझ में आ रहा है आपको कि पूरा हमें बैलेंसेबल चलना होगा, ना तो ज़्यादा हो ना कम हो। तो उसमें से क्या होगा कि जो गड्डी है वो आराम से चलती रहेगी। अदरवाइज क्या होगा कि सपोज यदि हमने ज़्यादा खाना खा लिया तो वो हमें नुकसान करेगा, लेकिन कम खाना खा रहे हैं वो भी हमें कहीं ना कहीं नुकसान करेगा, हमारे अंदर जो वीकनेस है उसे बढ़ाएगा वो। तो इसलिए हमें उतना ही खाना है जितने हमारे बॉडी की नीड है, उससे ना ज़्यादा ना कम। तभी हमारी लाइफ जो है वो अच्छे तरीके से चल पाएगी। लाइक इसी तरह इसमें भी है कि जो भी चाहे हमारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं सब कुछ है, बट एक लिमिट है उन सब में, कि कुछ भी आप करो एक लिमिटेशन सब में रहनी है। और यहाँ पे भी आप लोग समझ चुके हैं कि समानता के अधिकार में भी हम कहाँ कहाँ सकते हैं। जैसे हमने ये भी देखा था कि जो महिलाएं हैं, अब उनको यदि लग रहा है कोई प्रेग्नेंट वूमेन है, बस में जा रही है और वो खड़ी है, तो एक नागरिक के उससे या एक इंसान के रूप में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी तो बनती है कि यदि हम सीट पे बैठे हुए हैं तो उससे खड़े होके उसे उस सीट को बैठने के लिए दे दे। यदि कोई बुजुर्ग है, यानी कि कोई चल नहीं सकते फिर नहीं सकते, कुछ भी प्रॉब्लम्स है, तो वो एक हम यहाँ पे राइट वगैरह भूल जाएंगे कि हमारी समानता का हनन होगा। बैठना तो हमें भी है, उसे भी बैठना, तो हम उसे क्यों बैठने दें। ऐसा नहीं है, वहाँ पे हमारी समानता का हनन नहीं होगा, बिकॉज़ उसे नीड है उस चीज़ की। तो हाँ, यदि हमारे ही एज का कोई आके और हमसे कह रहा है यहाँ से उठो हमें बैठना है, तो हम कतई नहीं उठेंगे। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये हमारी समानताओं का हनन कर रहा, हमें समानता का अधिकार प्राप्त है और ये हमें नहीं लेने दे रहा। तो वो सिचुएशन अलग होगी। तो यहाँ पे क्या कैसे, यानी कि प्रॉब्लम्स भी होती है, तो कहीं पे अच्छी होती है कहीं पे बुरी होती है, वो हम देख के ही समझ सकते हैं कि क्या कब हमें कैसे करना चाहिए। देन उसके बाद अब हम इसमें आएंगे। तो यहाँ पे क्या है कि जैसा कि हम देख चुके हैं कि समानता के सिद्धांत को यथार्थ में बदलने के लिए औपचारिक समानता, यानी कि जो फॉर्मल हमारी इक्वलिटी है या कानून के समक्ष समानता आवश्यक तो है, लेकिन पर्याप्त तो नहीं है। अभी यहाँ पे भी बता दिया गया कि ये आवश्यक तो है बट पर्याप्त नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि लोग समान अधिकारों का उपभोग कर सके, उनसे अलग अलग बर्ताव करना आवश्यक होता है। और इस उद्देश्य से लोगों के बीच कुछ अंतर हो, यानी कि इसमें क्या है कि हमें कभी कभी कुछ डिफरेंसेस लाने पड़ते हैं, कुछ अंतर हम देखते हैं। होता क्या है कि इनमें उदाहरण के लिए यदि हम बात करते हैं कि विकलांगों को कि जो विकलांग है, अभी जो मैंने समझाया आपको कि जो भी हमारे विकलांग है, ठीक है, उनको यदि सार्वजनिक स्थानों पर विशेष ढलान वाले रास्तों या रैंपों की मांग न्यायोचित होगी। और क्योंकि होगी क्यों वो न्यायोचित, क्योंकि वो यदि मांग रहे हैं, जो हैंडीकैप हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है, जो विकलांग है जिनके हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें कहीं जाना है, व्हील चेयर से जा रहे हैं, तो वो यदि एक रैंप की मांग कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं है इसमें। इसमें हम आवाज़ नहीं उठा सकते कि हमारे इक्वलिटी राइट आप छीन रहे हो, क्योंकि वो उनकी नीड है। और ये हम अपने नेक्स्ट डे में भी पढ़ चुके हैं, हालांकि यहाँ पे आपका रिवाइज हो जाएगा। और उसके बाद क्या होता है, क्योंकि इससे ही उन्हें सार्वजनिक भवनों में प्रवेश करने का समान अवसर मिल सकेगा। इसी तरह क्या होता है कि रात में कॉल सेंटर में काम करने वाली महिला को कॉल सेंटर आते जाते समय विशेष सुरक्षा की जरूरत होती है।
और कॉल सेंटर ही क्या, कहीं पे भी यदि कोई भी वुमेन वर्क कर रही है, तो उसे क्या होता है, प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है उसे। क्योंकि चीज़ें आप समझ रहे हैं कि प्रोटेक्शन की ज़रूरत क्यों होती है, एंड एक महिला और एक पुरुष में इसके बारे में अभी आज हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें इसके बारे में हो चुकी हैं, एंड आई होप कि आपको वो चीज़ें समझ में भी आ चुकी होंगी। तो यहाँ पे बस आप इतना समझिए कि यदि कोई वुमेन है और वो कहीं पे भी वर्क कर रही है, उसे प्रोटेक्शन की नीड होती है। यदि वो शाम के 6 बजे के बाद घर से बाहर निकल रही है, ये आवश्यकता है उसकी। यहाँ पे कोई आपके अधिकारों का हनन नहीं किया जा रहा, यदि उसे प्रोटेक्शन दिया जा रहा तो। देन उसके बाद क्या होता है कि इससे उसके काम के समान अधिकार की रक्षा हो सकेगी। समानता की कटौती इन्हें नहीं, वरन बढ़ावा देने वाले उपायों के रूप में देखा जाना चाहिए। यानी कि अब ये जो हमने विकलांगों का देखा, यानी कि हैंडीकैप जो है या वुमेन है जो वर्क कर रही हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो वहाँ पे जब हम बात करते हैं, तो अब ऐसा तो है नहीं कि सपोज हम काम कर रहे हैं तो इक्वलिटी है, तो ऑब्वियस है कि यदि दिन में आप काम कर रहे हो तो रात में भी किसी की ड्यूटी लगा दी जा सकती है, और जब रात में लगा दी जा सकती है तो उसके लिए प्रोटेक्शन भी फिर जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे हम आए दिन देख रहे हैं जो कांड हो रहे हैं, तो इसमें से कोई गलत नहीं होगा, कोई एक नॉर्मल इंसान नहीं कह सकेगा, या कोई एक उसी कंपनी का वर्कर आता है और ये कहे कि हमारे कंपनी के या हमारे साथ काम करने वाले एम्प्लॉय को आप क्या दे रहे हो, विशेष प्रोटेक्शन दे रहे हो, हमें क्यों नहीं दे रहे हो। तो यहाँ पे उसकी बात कोई नहीं सुनने वाला है। हाँ, वो कोई प्रूफ रखे कि हमें खतरा है, कुछ भी है, तो उसके बाद वो फिर बातें उसकी सुनी जाएगी, मानी जाएगी, अदरवाइज़ नहीं मानी जाएगी। तो इसमें से पूरा ओवरऑल जो यहाँ पे बताया गया है कि हमें जो भी अवसर तक समान पहुँच बाधित करते हैं, कि जो भी विभेद होते हैं, वो किस तरह से बाधित करते हैं, एंड समाज में भी कुछ बुराइयाँ होती हैं, ठीक है? इसमें से हमने एक पढ़ा था सकारात्मक कार्यवाही। तो ये जो सकारात्मक कार्यवाही है, इसके बारे में आज हम लोग पूरा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि क्या कैसे होता है। यहाँ पे क्या होता है कि सकारात्मक कार्यवाही इस विचार पर आधारित है कि कानून द्वारा औपचारिक समानता स्थापित कर देना पर्याप्त नहीं है। इसमें सीधे तौर से बता दिया गया है कि यहाँ पे कानून द्वारा यदि आप औपचारिक समानता स्थापित कर देते हैं, उतना बस हमारे लिए काफी नहीं है। देन तो अब काफ़ी क्या है, जब इतना नहीं है हमारे लिए तो फिर और हमें क्या चाहिए। तो इसमें है कि असमानताओं को मिटाने के लिए ज़रूरी होगा, यानी जो भी हमारे यहाँ असमानताएं व्याप्त हैं, उन्हें मिटाने के लिए हमारे लिए ज़रूरी होगा कि हम क्या करें, असमानता की गहरी खाइयों को भरने वाले अधिक सकारात्मक कदम उठाए जाए। यानी कि इसकी खाई को यदि हमें भरना है तो क्या करना पड़ेगा, सकारात्मक कदम उठाए जाने चाहिए, और ये ज़रूरत है, ठीक है? उसके लिए क्या होता है कि इसीलिए सकारात्मक कार्यवाही को अधिकतर नीतियों, अतीत की असमानताओं के संचयी दुष्प्रभावों को दुरुस्त करने के लिए बनाई जाती हैं। सकारात्मक जो कार्रवाई होती है, वो इनके कई रूप हो सकते हैं, कि सकारात्मक कार्रवाई के कई इसके टाइप्स हो सकते हैं, कई प्रकार के हो सकती है। इसमें क्या होता है कि वंचित समुदायों के लिए छात्रवृत्ति, यानी कि अब हमें कहाँ कहाँ पे कदम उठाने की ज़रूरत है, जो हमने देखा कि हमें एक पॉजिटिव वे में जाना चाहिए, तो किधर किधर जाना चाहिए। ये तो है कि हमने कह दिया कि हमें खाना खाना चाहिए, अब हमें तो पता ही नहीं कितना खाना चाहिए, रियल में हमारे बॉडी को कितनी नीड है। तो उसके लिए हमें अपनी क्वांटिटी को पता करना पड़ेगा कि हम कितना हजम कर सकते हैं, कितना खा सकते हैं, कितना हमारे अंदर क्षमता है, तो उस हिसाब से फिर हम भोजन लेंगे। अदरवाइज सपोज मान लीजिए आप होटल से ले रहे हैं, और वहाँ पे क्या हुआ कि हमने बहुत सारा ले लिया, क्योंकि हमें तो पता नहीं हम कितना खा सकते, तो वो क्या होगा, आधा खाना हमारा वेस्ट चला जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे है कि हमें सकारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए, बट किस किस क्षेत्र में करनी चाहिए, तो वो यदि हमें पता रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहता है। दिन इसमें यही है कि मतलब कई रूप हो सकते हैं, कई डायमेंशन में ये हो सकता है, हम सुधार करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि इसमें क्या है कि समुदायों में जो वंचित है, वंचित इन द सेंस कि जी जो कहीं न कहीं पिछड़े हुए हैं, जो एक मतलब सामान्य लोग हैं, उनसे कहीं न कहीं उनका जो जीवन है थोड़ा बदतर है, उनके लिए क्या करना चाहिए कि छात्रवृत्ति और हॉस्टल जैसी सुविधाओं पर वरीयता के आधार पर खर्च करने से लेकर नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए विशेष व्यवस्था करने तक की नीतियाँ हो सकती हैं। देन उसके बाद क्या है कि अपने देश में वंचित समूहों को अवसर की समानता देने के लिए हमने नौकरियों और शिक्षा में आरक्षित स्थान या कोटा, यानी कि आरक्षण जो आप सुनते हो,
वही इसमें बताया गया है कि हर जगह पे चाहे वो नौकरी हो, चाहे शिक्षा हो, और किसके लिए, जो वंचित है, जो पिछड़े हुए हैं, पिछड़े हुए कि हाँ आप ओबीसी एसटी वाले नहीं, मैं बात कर रही हूँ, हाँ आते वही कैटेगरी के हैं, बट जो पिछड़े हुए हैं हर एक सेक्टर पे, क्योंकि अभी यदि मैं ऐसे बात करूँ एसटी ओबीसी, तो कहीं ना कहीं थोड़ा गलत हो जाएगा, पूरा नहीं थोड़ा गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी 10% का जो आरक्षण दिया गया है जनरल वालों के लिए भी दिया गया है, उसमें कुछ क्राइटेरिया रखा गया है कि आप इतना इतना यदि नहीं है, तो जो भी उसकी है कि आप जो उसकी विशेषताएं हैं कि यहाँ पे ये होना चाहिए, यदि नहीं किसी के पास तो उसको 10% का आरक्षण दिया जाएगा। बट वो जितना रखा गया है, हालांकि अभी तक वो उसका इम्प्लीमेंटेशन कुछ हुआ नहीं है, एंड जितना रखा गया है उतने में तो किसी को आना भी नहीं, ठीक है। तो जो भी है खैर, लेकिन हाँ कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, तो अब इसमें हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि नहीं किया गया है। तो यहाँ पे यही बताया गया कि आरक्षण, यानी कि क्योंकि इसमें 10% का जो ये आरक्षण लाया गया है जनरल वालों के लिए, तो इसमें लाया क्यों गया है, क्योंकि बिल्कुल ये सही है कि सपोज मान के चलिए कि कोई जर्नल कैटेगरी का आता है बच्चा, और उसके पास क्या होता है कि बहुत सारा नॉलेज है, बहुत सारी उसके पास योग्यताएं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आरक्षण के वजह से पीछे रह जा रहा है। तो इसलिए इससे भी रिजर्व किया गया है कि इनके लिए भी कुछ सीटें हम रिजर्व करेंगे, या कहीं कहीं हम इतना देंगे। तो इसलिए ये कदम उठाया गया है कि 10% रखा जाएगा, जहाँ पे ओबीसी के लिए 27% है, एसटी के लिए कुछ और है, एससी के लिए कुछ और है, तो वहीं पे इनको भी थोड़ा सा दे दिया जाए तो बेटर रहेगा। तो उसके बाद अब यहाँ पे आरक्षण, ये काफ़ी विवादित मुद्दा भी है, एंड आप लोग इसको गूगल से सर्च करके या कहीं बुक में आपको मिल जाए तो उसको डिटेल से पढ़ लीजिएगा, आरक्षण कब से लागू हुआ था, एंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने परसेंट तक आरक्षण देने की बात की गई है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है उसमें आरक्षण की एक लिमिट रखी गई है, 1992, शायद जो मुझे डेट याद आ रही है, सन याद आ रहा, वो यही है 1992। इसमें क्या किया गया था कि बात की गई थी कि आरक्षण आपको ओनली 50% रखना है, यानी पूरे सेंटर स्टेट का मिला के, क्योंकि स्टेट वाले अपना कुछ अलग से भी दे देते हैं, तो आपको कितना रखना, 50% ही रखना, इसके आगे नहीं बढ़ना। अब इसमें से आप डिवाइड करो कि आप एसटी वालों को कितना दे रहे हो, एसटी वालों को कितना दे रहे हो, ओबीसी वालों को कितना दे रहे हो, और भी जो जिस भी कैटेगरी के आ रहे हैं उनको आप कितना दे रहे हो, लेकिन 50% के अंदर ही। और कई बार आप सुनते होंगे कि 60% का मतलब 50% का ये उल्लंघन हो रहा है, 60% आरक्षण दिए गए हैं स्टेट में, किसी स्टेट में ज़्यादा परसेंट आरक्षण दिए जाते हैं, किसी स्टेट में कम दिए जाते हैं, तो वो फिर स्टेट वाले भी अपना अलग से करते हैं। बट जो हमारा संविधान कहता है वो सिर्फ 50% आरक्षण की ही बात करता है, और इसको आज आप लोग थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, क्योंकि कभी भी इससे क्वेश्चन, यदि सपोज मान के चलिए कि हमारे प्री में नहीं आ रहा, मेंस में नहीं आ रहा, हालांकि मेंस में तो कहीं ना कहीं आपके काम ये आ सकता है, अदरवाइज इंटरव्यू में तो कभी ना कभी आपसे पूछ ही लिया जाता है। इसलिए हमें अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखनी है, बाकी आना ना आना फिर वो तो, क्योंकि हमें तो पता नहीं ना, कुछ भी हमें नहीं पता क्या आने वाला है, तो हम ऐसा क्यों कह दें कि ये नहीं आ सकता है। तो इसलिए हमें चीज़ें अच्छे तरीके से कंप्लीट करके ही रखनी है, अपना 100% देना है, फिर आगे भगवान की मर्जी जो भी होगा। तो अब यहाँ पे क्या बताया गया कि ये इसमें हर जगह पे, यानी कि नौकरियों पे जहाँ पे नीड है, हर जगह पे नहीं, जहाँ पे नीड है उन्हें आरक्षण की, तो वहाँ पे आरक्षण या कोटा रखा की नीति अपनाई गई है। और यह नीति बहुत वाद विवाद और असहमति का केंद्र रही है, और आज भी है कहीं ना कहीं। और इस नीति की, इस यानी कि जो ये नीति अपनाई गई थी आरक्षण वाली, इसमें क्या था कि इस आधार पर वकालत की गई कि कुछ वर्जना और अलगाव के कारण सामाजिक पूर्वाग्रह, यानी कि जो पहले से ही अब जो उनकी विचारधारा बनी हुई है और आज भी वो बनी हुई है, तो यानी कि आज भी वो बदलना नहीं चाहते अपने जो, सपोज मान के चलिए कि हमने पढ़ा था पूर्वाग्रह का मतलब क्या होता है, कि जैसे एक कुम्हार का बच्चा है, यदि वो मिट्टी बनाने के उसके घर वाले काम कर रहे हैं, तो फिर वही था कि वो बच्चा अब कोई दूसरा काम नहीं करेगा, वही काम करेगा। एंड रूढ़वादी जो, तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है, कि रूढ़वादी विचारधारा में भी कहीं ना कहीं यही है कि जो पहले से विचारधारा बन के आ चुकी है हमारी, हम उसे बदलना नहीं चाह रहे हैं। हमने देख लिया कि लड़का लड़की से ज़्यादा है, और हम आज भी मान रहे हैं कि लड़का लड़की से ज़्यादा है। हम उसे बदलने के लिए एक्सेप्ट मतलब कि यहाँ पे तैयार नहीं है कि उसे हम बदल सकते हैं या बदलेंगे। हालांकि बहुत ज़्यादा बदलाव हो रहा है, लेकिन फिर भी ना तो महिला तैयार है, वो यही समझती है कि जो हम हैं
हम घर की शान है, हमें पुरुषों की पीछे ही रहना होता है, वही हमारा मतलब प्रोटेक्शन करता होते हैं, हमें घर से बाहर नहीं निकलना। कहीं ना कहीं इसमें मैं ये कहूँगी कि महिला की भी गलती है, क्योंकि वो भी अब ये मानने को तैयार नहीं है कि हमें भी घर से बाहर निकलना चाहिए या कुछ करना चाहिए। और पुरुष तो पहले से ही महान थे, वो आज भी महान बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पूर्वाग्रह और रूढ़वादी है, आप लिखे होंगे तो आपको याद आ रहा होगा कि इनका मतलब क्या होता है। तो इसमें वो चीजें बताई गई कि सामाजिक पूर्वाग्रह यानी कि हमारे समाज में जो बातें बनी हुई और भेदभाव के शिकार रहे हैं जो समुदाय अतीत में पीड़ित और समान अवसरों से वंचित रहे हैं। यानी कि आरक्षण किसे दिया जा रहा है, आप इसमें कोई भी मतलब ऐसा नहीं कर सकते हो कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, और हम ऊपर पढ़ भी चुके हैं। तो इन्हें जो पीड़ित रह चुके हैं, जो भेदभाव से ग्रसित है, तो इनमें क्या होता है कि समान अवसरों से वंचित है। जो कि समान अवसर पहले क्या होता था ना कि यदि कोई बहुत गजेटेड पोस्ट है, वो एक उच्च वर्ग के लोग को ही मिलती थी। एक जो निम्न वर्ग का लोग था या आदमी था, उसे नहीं दिया जाता था। उसे मतलब यही माना जाता था कि ये इस कास्ट में जन्म लिया है या इस घर में जन्म लिया है, इस वर्ग में जन्म लिया है, सो इसे वही काम करना है, दूसरा काम ये नहीं कर सकता है। तो इसलिए इसमें आरक्षण लाना कहीं ना कहीं जरूरी था, क्योंकि उनकी उस टाइम में नीड थी। उन्हें बहुत पीछे समझा जा रहा था। उनमें से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती थी कि वे अन्य लोगों से समानता के अधिक यानी कि आधार पर प्रतिस्पर्धा करें। और इसीलिए क्या होता है कि एक समतामूलक और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के हित में उनको विशेष संरक्षण और सहायता देने की आवश्यकता है। अब जो भी आरक्षण के बारे में बहुत अच्छा मानते हो वो भी बिल्कुल राइट नहीं है, जो बहुत गलत मानते हो वो भी बिल्कुल राइट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, हमने देखा कि जिस टाइम आरक्षण लाया गया था, आज आप पूरा आपका होमवर्क आज का यही है, पूरा आरक्षण के बारे में पढ़ना है, पूरा का पूरा जितना भी है उसका स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, उसके जो भी पॉजिटिव पॉइंट है वो भी, जो निगेटिव पॉइंट है वो भी, कंक्लूजन तक पूरा पढ़ के आना ही है आपको, ठीक है? तब आपको समझ में आएगा कि रियल में ये रिजर्वेशन है क्या। तो वहां से हमारी जो भी चीजें हैं वो क्लियर होगी कि जिसको नीड थी, और जब लाया गया उस टाइम में इसकी नीड थी, एंड बहुत ज्यादा नीड थी। क्योंकि यहाँ पे ऐसी विचारधारा बन के आ चुकी थी ना कि उन पे भेदभाव किया जा रहा था, जो भी निम्न कास्ट के, क्योंकि अब पैदा हो गए, पहले से ही ये जाति वर्ग समुदाय में बांट दिया गया अपनी अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग। एंड अब उसमें क्या होगा कि उन्हें भी तो कुछ चाहिए ना कुछ। इसमें से ऐसा नहीं है कि उच्च वर्ग के लोग ही बहुत ही क्वालिटी वाले होते हैं। बहुत से आज आप देख रहे हो, आज बिल्कुल आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है, बहुत से ऐसे देख रहे हो जो कि बिल्कुल भी उच्च वर्ग से नहीं आते हैं, लेकिन बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट में है वो। तो वो यही हो पाया, तभी हो पाया जब उनको ये चीजें दी गई। तो कहीं ना कहीं उन्हें आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ ना कुछ कदम तो उठाने थे। इसमें कोई गलत नहीं था कि हमने कदम ये आरक्षण लाया तो गलत है। देन अब प्रेजेंट टाइम में आप देखते हो तो प्रेजेंट टाइम की स्थितियां जो है वो बदल चुकी हैं, बहुत ज़्यादा बदलाव हो चुका है। एंड हमें समय समय पे, क्योंकि आपको पता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कठोर और लचीला दोनों है, हर समय आप संशोधन कर सकते हो, बट इतना भी इजी नहीं कि आप जब मन करे तभी संशोधन कर दो, उसकी भी कुछ विशेषताएं होती कब आप कर सकते हो। हाँ, लेकिन यदि ज़रूरत है तो आप क्या संशोधन कर सकते हो। एंड संशोधन करने के थ्रू ही आपका ये 10% वाला आरक्षण आया था। और उसके बाद और यहाँ पे आपको आर्टिकल यदि आ रहा हो, तो जब भी हम कहीं पे संशोधन करेंगे वो हमारा कौन सा आर्टिकल होगा, यदि अवसर की समानता की हम बात कर रहे हैं तो आर्टिकल हमारा 16 होगा, राइट। एंड यदि हम कहीं पे सार्वजनिक प्लेस में आने जाने की या रहने की बात कर रहे हैं, आर्टिकल हमारा 15 होगा। तो दोनों में ही जब संशोधन करेंगे तब कुछ हो पाएगा। तो ये आर्टिकल हमें याद रखना, एंड उसका जो भी संशोधन नंबर होता है कि कब हुआ, कैसे हुआ, कितने हुए, वो भी चीज़ें याद रखनी है। और आज पढ़ेंगे आप तो चीज़ें समझ में आएंगी। उसके बाद क्या होता है कि सकारात्मक कार्रवाई के रूप में विशेष सहायता को एक निश्चित समय अवधि तक चलने वाला तदर्थ उपाय माना गया है कि आप सकारात्मक कार्रवाई यदि करते हो तो कहीं ना कहीं आप लॉन्ग टाइम तक कुछ अच्छा कर पाते हो। और इसके पीछे क्या होता है कि मान्यता यह है कि विशेष बर्ताव इन समुदायों को वर्तमान वंचनाओं से उबरने में सक्षम बनाएगा। यानी कि जो आप करोगे, यदि कुछ पॉजिटिव आप कदम उठा रहे हो
तो जो भी वंचित वर्ग के लोग हैं, कहीं ना कहीं उन्हें उभरने का मौका मिलेगा, समाज में उन्हें भी अपनी पहचान बनाने का एक मौका मिलेगा। और फिर ये अन्य समुदायों से समानता के आधार पर क्या करेंगे, प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। आज एक हिंदू का लड़का भी डीएम बन सकता है, एक मुस्लिम का भी बेटा बन सकता है, एक सिख का भी बेटा बन सकता है, एक ईसाई का भी बेटा बन सकता है। और यदि मैं बात करूं तो इसमें हिंदू धर्म में ही आप ले लीजिए तो एक ब्राह्मण वर्ग का बेटा भी क्या बन सकता है, डीएम बन सकता है। एक क्षत्रिय वर्ग का भी बन सकता है, एक शूद्र वर्ग का भी बन सकता है, एक वैश्य वर्ग का भी बन सकता है। क्योंकि क्वालिटी यहाँ पे जाति देख के नहीं आती है, किसी के अंदर भी जो योग्यताएं होती हैं वो उसकी जाति या वर्ग से नहीं आती है। बहुत गरीब घर से जो बच्चा आ रहा है वो भी एक बहुत टैलेंटेड हो सकता है। एंड बहुत से एग्जाम्पल हम लोगों के सामने हैं। एपीजे अब्दुल कलाम जी की आप स्टोरी पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो स्टोरी उनकी है, देखेंगे आप कि उनके पास वो खुद पढ़ने के लिए खुद अखबार बेचते थे, यानी अपनी पढ़ाई के लिए वो अखबार बेच बेच कर पढ़ाई करते थे। लेकिन उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ दे के गए, बहुत कुछ उनका योगदान हमारे इस राष्ट्र में है। तो इसमें से ये नहीं होता है कि जो जिसके पास पैसा है वही बहुत महान होगा, जिसके पास नहीं है वो महान नहीं होगा। तो एक मैंने तो आपको एक एग्जाम्पल बताया, इस अपने ही इंडिया में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल के रूप में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ही हैं। तो क्वालिटी हमारे जाति में नहीं आती है, या क्वालिटी हमारे वर्ग समुदाय में नहीं आती, हमारे धर्म में क्वालिटी नहीं आती कि हम बहुत अच्छे कुल से हैं तो हमारे अंदर बहुत अच्छी क्वालिटियां होंगी। जी नहीं, क्वालिटी किसी भी इंसान पर आ सकती है, हुनर किसी भी इंसान पे हो सकता है। कोई ऐसा नहीं कि कोई अच्छे कुल से आ रहा उस वही क्या होगा कि बहुत अच्छा इंसान होगा, बहुत नॉलेज वाला होगा, अदरवाइज नहीं होंगे। तो इससे सीधे है कि हम ऐसा यदि करते हैं तो उन्हें अवसर मिलेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं चाहिए ना कि जो दबे हुए है, क्वालिटी होते हुए भी हम उन्हें बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, तो ये तो गलत है। उन्हें भी बाहर आने का मौका मिलना चाहिए। एंड इसीलिए ये किया गया था। और क्या होता है फिर, ये अन्य समुदायों से समानता के आधार पर प्रतिस्पर्धा भी कर सकेंगे, कंपटीशन भी कर सकेंगे। जैसे आप देख रहे हो कि हर एक सेक्टर पे ये आते हैं। देन हालांकि इसमें क्या है कि सकारात्मक कार्रवाई की नीतियों का समाज को अधिक समतामूलक बनाने के लिए समर्थन किया गया। लेकिन कुछ सिद्धांतकार इन नीतियों के खिलाफ तर्क देते हैं। वे सवाल करते हैं कि क्या लोगों से विभेदकारी बर्ताव करने से कभी भी अधिक समानता की ओर ले जाएगा। यानी कि आप लोगों से अब, क्योंकि देखिए आरक्षण आया यहाँ पे पहले ही बता दिया गया, बहुत विवादास्पद वाला ये मुद्दा था। और इसमें कुछ मानते हैं कि यदि आप उनको दे रहे हो तो कहीं ऐसा ना हो कि धीरे धीरे जो यहाँ पे पहले से बने हुए थे उनका वर्चस्व बिल्कुल ही खत्म हो जाए। तो फिर तो बात वही हो गई कि मतलब पहले उन पे भेदभाव हो रहा था, आज इन पे भेदभाव हो रहा है। तब यहाँ पे कोई तो चल नहीं रहा है। ये तो है नहीं कि भैया तुमने हमारे साथ ऐसा किया, अब हमारी बारी, हम तुम्हें ऐसा करेंगे। क्योंकि गवर्नमेंट हम सब की है। एक आपकी मतलब निजी दुश्मनी हो वो बात अलग है कि आपको कोई एक थप्पड़ लगा रहा है तो आप उसे 4 थप्पड़ लगा दो जाके। बट यहाँ पे जो हमारी सरकार है वो आप भी बनाते हैं, हम भी बनाते हैं। अब यहाँ पे ऐसा हो कि आपको सब कुछ दे दिया जाए मेरा छीन के, और धीरे धीरे क्या हो कि मुझे ही कुछ ना मिले, तो फिर मैं तो कहीं ना कहीं आपसे कम हो जाऊंगी। और मुझे भी फिर ऐसा लगेगा कि यहाँ पे समानता का अधिकार मुझे नहीं मिल रहा है। थोड़ा बहुत भी मुझे नॉलेज है तो मुझे ये तो लगेगा कि हमें भी आपके इतना अधिकार मिलना चाहिए। तो ऐसा भी हमें नहीं करना कि हम किसी एक को देने के चक्कर में दूसरे को बिल्कुल बर्बाद करके जाएं, उसका पूरा घर ही उजाड़ दे। तो ऐसा भी नहीं करना। कुछ ये विरोधी पक्षी वाले लोग ऐसा कहते हैं। देन उसके बाद हमारा आता है कि सकारात्मक जो भी हमारा विभेदीकरण, खासकर आरक्षण की नीतियों के आलोचक इन नीतियों के खिलाफ तर्क देने के लिए समानता के सिद्धांत का सहारा लेते हैं। दोनों ने ही समानता का सहारा लिया है कि हमें इक्वलिटी नहीं मिल रही, और ये बोल रहे हैं कि अब उसमें से ये समानता जो भी सिद्धांत है उसका सहारा लेके इनका मानना क्या है कि वंचितों को उच्च शिक्षा या नौकरियों में आरक्षण या कोटा देने का कोई भी प्रावधान अनुचित है। यदि आप जो भी वंचित है उन्हें किसमें नौकरी जो है या शिक्षा है उसमें यदि आप आरक्षण दे रहे हो, इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा आप, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है।
एंड हमारे बहुत काम का भी मुद्दा है, क्योंकि आज तक हम जो बोलते आए हैं आरक्षण ये है वो है, जिसकी जो भी सोच है, तो क्योंकि जब भी यहाँ पे बोला जाता है बिना नॉलेज के ही बोला जाता है, कुछ पता होता नहीं। मैंने एक वर्ड पढ़ लिया आरक्षण, एंड आरक्षण हमें पता है किसको दिया जाता है, इसको नहीं, और हमने शुरू कर दिया बोलना। आगे पीछे का तो पता नहीं, उसका पूरा हमें ओवरव्यू पता नहीं है क्या होता है, और हम उसे बोलते जा रहे हैं, और उसमें फिर क्या होगा कि कोई मतलब नहीं निकलता। कहीं हमारे बोलने से ऐसा होगा कि कहीं युद्ध की स्थितियां बन सकती इसी आरक्षण से, कि हमने बहुत बोला, मतलब इतना ज्यादा बोल गए हम कि आपके अंदर जो भी है, आपका माइंड जो था, कहीं ना कहीं अभी वंचितों के प्रति जो आपकी सहानुभूति थी वो खत्म हो जाएगी। तो इसलिए हमें इतना नहीं करना है, और इतना भी नहीं करना कि इतनी ज़्यादा आपकी सहानुभूति आ जाए कि आप अपने आप को ही भूल जाओ कि हम क्या थे। तो इसमें यही बताया गया कि मतलब ये जो विरोधी वाले थे वो क्या मानते हैं कि इनमें आरक्षण देना, आरक्षण का प्रावधान करना कोई भी न्यायोचित नहीं था या अनुचित है। और क्यों अनुचित है ये भी उन्होंने बताया है, क्योंकि यह मनमाने तरीके से समाज के अन्य वर्गों को समान व्यवहार के अधिकार से वंचित करता है। अब यहाँ पे सीधे बताया गया कि ये मनमाने ढंग से क्या कर रहा है, जो भी अन्य वर्ग है उन्हें कहीं ना कहीं समान अधिकार से वंचित कर रहा है। लाइक जो मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि यदि हम आपके घर का सारा कुछ, यानी कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, आपके पास बहुत ज़्यादा पावर है, और आपके पड़ोसी के पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सपोज मान के चलिए वो बहुत ही वहाँ पे मतलब गरीब है, या आप बात करें वंचित है, तो उसके पास हम क्या करेंगे कि आपका जो पैसा है, आपकी जो इज्जत है, आपकी जो यहाँ पे पावर चल रही है, वो सारा छीन के हम उसे दे दें समान करने के लिए। लेकिन जब हमने आपका सारा कुछ छीन लिया, तो वो आज बहुत पावरफुल बन गया, एंड हम उसकी कैटेगरी पे आ गए, तो फिर हमें चाहिए समानता। और जब फिर हमें चाहिए तो क्या फायदा हुआ कि हम उनको भी समान कर रहे हैं, इसको भी समान कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो किसी एक का आप हनन कर ही रहे हो। यदि दूसरे को दे रहे हो तो किसी एक का हनन कर रहे हो, या विरोधी पक्षी वाले लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहे ऐसा, ठीक है। तो अब इनका ये मानना है कि आप यदि ऐसा कर रहे हो तो अन्य वर्गों को कहीं ना कहीं उनके समानता के अधिकार से आप वंचित कर रहे हो। आगे देखते हैं क्या होता है। उसके बाद क्या होता है कि आलोचकों का कहना है कि आरक्षण आरक्षण भी एक तरह का भेदभाव है। अब यहाँ पे आज जो वर्तमान में है, तो कोई जनरल कैटेगरी के बच्चों से पूछे कि उनके ऊपर क्या गुजरती है, मतलब वो कुछ तो ऐसे होते हैं जब बहुत ज्यादा हार जाते हैं कि अपना हम कास्ट ही चेंज करा लेते हैं। मतलब इतनी ज्यादा उन्हें मजबूरी फील होती है कि अब वो ही जानते हैं। इसलिए इसमें क्या बताया गया है, ये इनका भी कहना गलत नहीं है कि आरक्षण जो होता है वो क्या है कि मतलब भेदभाव कर रहा है, कहीं ना कहीं भेदभाव तो आप उत्पन्न कर ही रहे हो। और उसके बाद क्या है कि समानता की मांग है कि सब लोगों से बिल्कुल एक तरह से व्यवहार हो। जब हम व्यक्तियों के बीच जाति या रंग के आधार पर अंतर करते हैं, तब हम जातिगत और नस्लगत पूर्वाग्रहों और भी मजबूत कर रहे होते हैं। यानी कि जो भी हमारे जातिगत है या नस्लगत है या जो भी पूर्वाग्रह है, उन्हें हम और मजबूत कर रहे होते हैं। इन सिद्धांतकारों के लिए उन सामाजिक विशेषताओं को समाप्त करना महत्वपूर्ण है जो समाज को विभाजित करती है। अब इसमें से ये पॉइंट जो लिखा गया है, ये वर्ड जो है कि आप इसमें किसको बढ़ावा दे रहे हो, जातिगत, नस्लगत और पूर्वाग्रहों को। यानी कि आप देखिए सीधे उन्होंने क्राइटेरिया रख दिया इसका कि एससी वालों को मिलना, एससी वाले में ये लोग आ रहे हैं जो हमारा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति आता है, ठीक है, या जो अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग आते हैं। हमारी सरकार ने क्या किया, डिफाइन कर दिया उसे कि इतने इतने कास्ट के लोगों को एससी में रखा जा रहा एंड इन्हें आरक्षण दिया जाएगा, इतने कास्ट के लोगों को एसटी में रखा जा रहा, आरक्षण इन्हें दिया जाएगा। आप तो एक तरफ कह रहे हो कि हमारा जो आर्टिकल 17 है अनटचेबिलिटी, उसे मतलब कि छुआछूत है उसका अंत करो, दूसरी तरफ आप खुद ही जाति वर्ग में क्या कर रहे हो, आरक्षण ला रहे हो। तो यहाँ से तो आप ही पूरा इसके जन्मदाता बन रहे हो कहीं ना कहीं, कि जो ये विरोधी कह रहे हैं बिल्कुल भी किसी को गलत नहीं समझना है। यहाँ पे हम अपना तथ्य कोई भी नहीं रख रहे हैं, ये जो इनका कहना है, और इनका कहना भी कहीं ना कहीं गलत नहीं है कि आप बढ़ावा दे रहे हो। आप खुद से सोचिए कि यहाँ पे कुछ इसमें जाति वर्ग में नहीं जाना है। आप अपने एक विचार से सोचिए एज ए स्टूडेंट और यूपीएससी एस्पिरेंट के रूप में कि ये जो किया जा रहा है,
तो सीधे सीधे से है कि आप यदि इसमें आरक्षण ऐसे देते, सपोज मान के चलिए कि जो वंचित हैं, तो वंचित का मतलब ये तो नहीं हो सकता कि एक जो अन्य पिछड़ा वर्ग का लोग होगा वही वंचित हो सकता है। एक जनरल कैटेगरी का बच्चा भी वंचित हो सकता है, बहुत गरीब हो सकता, बहुत ज्यादा गरीब हो सकता है। तो आप ऐसे करो ना कि मतलब कुछ आर्थिक वे में रखो कि इतना इतना, यदि जिसके पास नहीं, चाहे वो जिस भी कैटेगरी से आता हो, तो वहां पे उसे आरक्षण दिया जाएगा। कहीं पे भी, चाहे जॉब पे हो, चाहे हमारा एजुकेशन पे हो, कहीं पे आप दे रहे हो आरक्षण, तो कुछ ऐसे रखो। यहाँ पे तो आपने, यदि आप बोल रहे हो कि आर्टिकल 17 हमारा आर्टिकल ये कहता है कि हमें अनटचेबिलिटी रखनी है, यानी छुआछूत का अंत करना है, तो कैसे करेंगे? क्योंकि आपने खुद ही इसे जन्म दे के रखा है। तो फिर कहीं ना कहीं समाज की भी गलती नहीं है कि यदि वो कुछ ऐसा कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, तो यहाँ पे उनकी कोई गलती है, क्योंकि हमारी सरकार ही फिर कुछ ऐसा उसे जन्म पैदा कर रही है, करते जा रही है। तो इनका भी जो ये विरोधी है, इनका भी तर्क सही है। जो पक्ष वाले हैं कि हाँ उन्हें मिलना चाहिए, उच्च वर्गों के द्वारा काफी ज्यादा ये लोग, चाहे प्राचीन काल हो चाहे मध्यकाल हो, प्रताड़ित हुए हैं, तो अब आधुनिक काल में इन्हें हम अच्छी सुविधा देंगे। तो जो प्रेजेंट टाइम का चल रहा है उसमें अच्छी सुविधाएं देंगे, बिल्कुल देना चाहिए। बट आप खुद से सोचिए कि यहाँ पे जो है कितना, किस हद तक सही है। बिल्कुल अपने अपने को रख के ऐसा नहीं सोचना है कि हमें आरक्षण मिल रहा है तो हमारे लिए सही होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। एज आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट के रूप में सोचिए, या एक स्टूडेंट के रूप में आप सोचिए कि हर जगह पे जो दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं इसका अब क्राइटेरिया जो है वो चेंज करने लायक है या नहीं है। कि आप ये जो जाति पे दे रहे हो, जो नस्ल पे दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये गलत है। पहले जो था वो बात अलग थी, लेकिन विरोधियों का कहना भी कहीं कुछ हद तक हम सही मान सकते हैं कि आप यदि ऐसा कर रहे हो तो आप इन चीज़ों को बढ़ावा देते जा रहे हो। और फिर हम बात करें, किस आधार पे बात करें कि आर्टिकल 17 हमारा अनटचेबिलिटी कहता है। इसको ध्यान में रखिएगा आप, और ये मुद्दा जो है बहुत काम का है, एंड आपको पढ़ना भी है खुद से अभी से। उसके बाद क्या होता है कि इस बहस की रोशनी में यह प्रासंगिक होगा कि व्यक्ति के समान अधिकारों और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, जो हमारा डीपीएसपी है, तो अब इसमें से एक होमवर्क बनता है आपका कि जो राज्य के नीति निदेशक तत्व है, यानी कि डीपीएसपी आप सुने होंगे, इसको आपको बताना है कि कितने से कितने आर्टिकल तक है। यानी जैसे हमारा हम बात करते हैं कि जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो आर्टिकल 12 से लेकर 32 तक है, जितना भी है, ठीक है। उसी तरह आपको ये बताना है कि जो हमारा ये है डीपीएसपी है, वो आर्टिकल कितने से लेकर कितने तक है। उसके अंदर की बातें नहीं बताना, बस इतना बताना आर्टिकल इसके, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो राज्य के नीति निदेशक के रूप में समानता के बीच फर्क किया जाए। व्यक्ति का किसी शैक्षिक संस्था में प्रवेश या सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार पाने का समान अधिकार है, लेकिन क्या होता है, प्रतिस्पर्धा उचित होनी चाहिए। जब कुछ, यानी कि कभी कुछ सीमित स्थानों या नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्धा हो, तब वंचित समूहों के लोग अलाभकारी स्थिति के शिकार हो सकते हैं। ऐसे शिक्षार्थी जो अपने समुदाय में पढ़ने वालों की पहली पीढ़ी से आते हैं, अर्थात जिनके माता पिता और पूर्वज अच्छे अशिक्षित रहे हो, यानी कि उन्हें पढ़ाई लिखाई का फायदा ना मिला हो, या वो ना पढ़ पाए हो, या उस तरीके की सुविधा ना रही हो, तो इसमें यही बताया गया कि अशिक्षित रहे हो जिनके भी पेरेंट्स अपनी ज़रूरतों और परिस्थितियों के मामले में पढ़े लिखे परिवारों के छात्रों से बहुत अलग होते हैं। दलित, स्त्री या वर्जना और वंचना के शिकार अन्य श्रेणियों से आने वाले सदस्य कुछ विशेष सहायता के पात्र और अधिकारी होते हैं। कौन कौन? दलित, स्त्री या वर्जना या वंचना के जो शिकार रह चुके हैं, वो इसमें बताए कुछ विशेष सहायता के पात्र होते हैं या अधिकारी होते हैं। और इस विशेष सहायता को उपलब्ध कराने हेतु राज्य को समानता लाने वाली सामाजिक नीतियां बनानी चाहिए। इन नीतियों में क्या होता है कि इन नीतियों से और उन्हें अन्य लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का उचित अवसर मिल सकेगा, जो ये गवर्नमेंट के द्वारा नीति बनाई जाएगी। तो ऐसा नहीं कहता कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाए, स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये हम पढ़ते हैं ना, अपना जो हमारा अनुसूची 7 है उसमें हम देखते हैं कि 3 सूचियां डिवाइड की गई हैं।
एक आती है हमारी कि संघ सूची, एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची। उनमें से कुछ कुछ विषय रखे गए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट विषय हैं जो कि राज्य को दिए गए हैं कि आप इसको हैंडल करो। कुछ बातें हैं, कुछ विषय जो है वो केंद्र को दिए गए हैं कि आप हैंडल करो। कुछ ऐसे हैं जो कि क्या है, दोनों को ही दिए गए हैं कि आप यानी कि सेंटर और स्टेट जो है दोनों ही इसमें क्या करें, नियम कानून बना सकते हैं। बट यदि विवाद की स्थिति आती है तो वहां पे फिर सेंटर का ही नियम मान्य होगा, वो समवर्ती सूची में ये बातें हैं। और इसको मैं पढ़ा भी चुकी हूँ, अच्छे तरीके से समझा भी चुकी हूँ। तो आप लोग वीडियो जाके जो भी न्यू हो वो देख सकते हैं कि कैसे इसका जो भी हमारी अनुसूचियां हैं, पहले 8 थी मूल संविधान में, अभी पर वर्तमान समय में 12 हो गई हैं। तो कैसे क्या है उनका सब आप देख सकते हो। देन उसके बाद क्या होता है कि तथ्य ये है कि शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में भारत में वंचित जनसंख्या के लिए जितना किया जाना चाहिए था उससे बहुत कम किया गया है। तो ये बताना है आपको कि जो हमारा शिक्षा है और स्वास्थ्य है वो किस सब्जेक्ट का यानी कि किस सूची में आता है, ये किसका विषय है, ये राज्य सूची का विषय है या केंद्र सूची का विषय है। यानी कि संघ सूची या राज्य सूची किसका विषय है, जो एजुकेशन है और जो हेल्थ है, दोनों को ही आपको बताना है। एंड इसका क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ऐसा नहीं कोई नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं इसका। तो आपको इजी होगा बताना जो भी रेगुलर देख रहे हैं। और इसमें बताया कि इनमें हमारे देश में बहुत कम खर्चा किया जा रहा है दोनों ही सेक्टर में। स्कूली शिक्षा के स्तर पर क्या होता है कि असमानताएं चौंकाने वाली हैं। यानी कि उनमें यदि हम असमानता देखते हैं, जो स्कूल की शिक्षा है वो कहीं ना कहीं बहुत ही हमारे अचंभा करने वाली हैं। हमें ग्रामीण और शहरी झोपड़पट्टी के बहुत सारे गरीब बच्चों के स्कूल जाने की संभावना नहीं के बराबर है। यदि उन्हें अवसर मिल भी गया तब उनके स्कूल के पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं होता। यानी कि मिल भी गए, सपोज वो जा भी सकते हैं, तो फिर जो स्कूल की फ़ी होती है वो पे ही नहीं कर पाते हैं। एंड फिर उस वजह से भी नहीं जाते हैं। खासकर क्या होता है कि अभिजात वर्गीय स्किल इस जो स्कूलें होती है, तो स्कूलों की जो सुविधाओं की तुलना में ये बच्चे कुछ असमानताओं के साथ स्कूल में प्रवेश लेते हैं। ये असमानताएं उनका पीछा नहीं छोड़ती और योग्यता बढ़ाने या नौकरी पाने की संभावनाओं पर लगातार चोट पहुंचाती रहती है। जो असमानताएं उन्हें बचपन से झेलनी पड़ रही वो फिर आगे तक भी उनका पीछा छोड़ती नहीं है। और उसके बाद क्या होता है कि ये जो छात्र होते हैं अभिजात समझे जाने वाले व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने में बाधाओं का सामना करते हैं, क्योंकि उनके पास विशेष कोचिंग के लिए जरूरी साधनों का अभाव होता है। तो यदि किसी को जॉब चाहिए तो उसके लिए भी वो कहीं ना कहीं नहीं जा पाते हैं। मजबूरी होती है कि उतना पैसा ही नहीं है। सपोज आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है और आज बहुत से लोग हैं, यहाँ पे आप में से ही कई लोग होंगे जो अभी सुन रहे हैं, तो आप में से ऐसे लोग होंगे जिनके पास करना तो बहुत कुछ चाहते हो आप, लेकिन कहीं ना कहीं मनी प्रॉब्लम्स आ जाती है और आपके कदम जो है वो पीछे हट जाते हैं। वो कहने की बात अलग होती है कि जिसे करना होता वो कर जाते हैं, जिनमें हुनर होता है वाटेवर जितना भी होता है। तो एक लेक्चर देना अलग बात होती है और एक उसको यथार्थता रूप देना वो अलग बात होती है। तो इसमें यदि कोई भी आपसे कह रहा कि ऐसा करना वैसा करना, सब कुछ वो सही बात है, आदमी कर ले जाता है, कोई मुश्किल काम नहीं होता। हाँ, लेकिन जो एक आपको लगता है एक टाइम पीरियड होता है कि समय से हो जाना चाहिए, कहीं ना कहीं हम फिर ऐसा नहीं कर नहीं पाते, बिल्कुल कर लेते हैं। बट कुछ अभाव जो हमारे पास होते हैं पीछे रह जाते हैं, थोड़ा लेट हो जाता है हमारा। बट जो करने वाले होते हैं वो तो फिर कर ही जाते हैं, उसमें से कोई डाउट ही नहीं है। ना तो पहले था और ना ही आज है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो है कि आपको कोचिंग जाना, कोचिंग की आप फीस ही नहीं पे कर पा रहे हो और बिना कोचिंग के आपका कुछ हो नहीं पा रहा। आपको क्या लगता है कि आप एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेंगे आपका यूपीएससी निकल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। क्योंकि एनसीईआरटी कंप्लीट करने से यूपीएससी निकल जाता तो पता नहीं कितने लोग कर रहे हैं। कोचिंग दिल्ली में करने क्यों जा रहे हैं? कोई उनको शौक थोड़ी ना लगा कि वो अपने इतना, या तो पेरेंट्स को या स्टूडेंट को ही, कि वहां जाके ऐसा आराम करेंगे, घूमेंगे भागेंगे और चले आएंगे। तो वहां पे उसकी नीड है, क्योंकि बहुत सी चीजें जो हैं वो हमें नहीं पता। आप में से ही कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे, आपको जो जिसको भी सिलेबस अच्छे तरीके से पता नहीं होगा, वो यही सोचते होंगे कि यूपीएससी में है ही क्या, हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी, उसके बाद तो सारी चीजें कुछ भी नहीं है।
लेकिन ऐसा नहीं है। उसके आगे भी हमारी यूपीएससी में बहुत कुछ है, लेकिन क्या है कि हमें पता ही नहीं है। और हम क्या सोचते हैं, बस इतना ही पढ़ना है और कोचिंग की क्या ज़रूरत होती है। बहुत से लोग हैं जो बिना कोचिंग के भी कर जाते हैं, बट उन्हें किसी का अच्छा साथ मिला होता है, कोई अच्छा मेंटोर उनके पास होता है जो उन्हें हमेशा गाइड करने वाला होता है, हमेशा चीज़ें बताने वाला होता है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बिना किसी दूसरे के हेल्प के हो ही नहीं सकती हैं। तो आप इंटरव्यू में सुनते होंगे, कुछ ने कोचिंग की, कुछ ने बिना कोचिंग की, चाहे वो ऑनलाइन ले चाहे ऑफलाइन ले, क्योंकि आज की दुनिया की बात करें प्रेजेंट टाइम तक की, तो ऑनलाइन ऑफलाइन में कोई भी डिफरेंस नहीं रह गया है। सभी टीचर अच्छे से ऑनलाइन भी दे रहे हैं एजुकेशन और ऑफलाइन भी दे रहे हैं। तो इसमें अब ये नहीं है कि ऑनलाइन बेहतर पढ़ाई नहीं हो पा रही है, बट हाँ, हमें किसी की ज़रूरत तो ज़रूर है। ये है कि हमें आगे बढ़ना है तो किसी का हाथ तो पकड़ना पड़ेगा, ये तय है। और यदि आप में से अभी भी यदि कुछ लोग ये समझ रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी में हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी है और एनसीईआरटी इतने से काम हो जाना, करंट अफेयर से बहुत कुछ है, सिलेबस उठा के देखिए, जो आपके चारों ओर दिख रहे हैं इर्द गिर्द ना, वो यूपीएससी सब पूछता है। तो सिर्फ उतना नहीं है, उसके आगे भी हमें बहुत सी चीज़ें समझनी पड़ती हैं और उसके लिए फिर ना तो कोई अच्छा टीचर मिल पाता, ना तो कोई यहाँ पे हमें अच्छी बुक मिल पाती, और जब बुक नहीं मिल पाती हमें कोचिंगों का सहारा लेना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आप लास्ट में लो चाहे स्टार्टिंग में लो, लेना पड़ेगा ही फिर। तो इसलिए हम पहले से ही प्रिपेयर रहें तो बेहतर होगा। तो इसमें यही बताया कि कोई भी बच्चा यदि कहीं पे व्यावसायिक संस्थान में जाना चाहता है, बहुत हाई पोस्ट में जाना चाहता है, बहुत इच्छा है उसकी, लेकिन कहीं न कहीं व्यवधान उत्पन्न हो जाता है उसके अंदर, यानी कि उसके साथ ये घटनाएँ होती हैं और फीस इतनी ज़्यादा होती है, दिल्ली का आपका पूरा मिला लिया जाए, रूम खर्च वगैरह, फ़ी वगैरह मिला के, तो साल भर का खर्चा आपका 2.5 से 3 लाख आराम से पहुँच जाता है। फीस ये लग जाती है 1-1.5 लाख रुपए, और उसके बाद तो जो भी खर्चा है वो तो अलग से लगता ही है, क्योंकि अब वहाँ पे सिर्फ पढ़ाई के साथ साथ हमें खाना भी लगता है, पानी भी पीने को लगता है, सब पैसे से आता है, फ्री में नहीं आता है। रूम भी रहने को चाहिए, बाहर तो हम झोपड़ी बना के रहेंगे नहीं, और रहेंगे भी तो वहाँ भी टैक्स पे करना पड़ेगा, तो इससे अच्छा कि हम रूम लेके ही रहें। तो वो चीज़ें जो भी जितना होता है, लेकिन जाते हैं क्योंकि हमें करना है। जिनके पास नहीं होता कहीं न कहीं वो पीछे रह जाते हैं, और इसके बाद क्या है कि उससे भी एक घेराबंदी जैसी हो जाती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि अधिक विशेषाधिकार और सुविधाओं वाले वर्गों से समानता के आधार पर प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। इस तरह से सामाजिक और आर्थिक असमानताएँ समान अवसर की प्राप्ति में बाधक होती हैं। कौन-कौन सी? सामाजिक और आर्थिक। जितनी सामाजिक है उतनी ही आर्थिक विषमताएँ हैं, जो कि हमारे कहीं न कहीं जो कॉम्पिटिशन है उसमें बाधित होती हैं। अधिकतर सिद्धांतकार आज इस बात को मानते हैं कि समान अवसर के लक्ष्य से सभी सहमत हैं। विवाद उन नीतियों के बारे में है जो राज्य को इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपनानी चाहिए। क्या राज्य को वंचित समुदाय के लिए कुछ स्थान आरक्षित कर देना चाहिए, या उन्हें कम उम्र से ही विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ताकि इन बच्चों की योग्यता और प्रतिभा का विकास हो सके। कितनी अच्छी बात यहाँ पे की गई है। और इसीलिए एनसीईआरटी, मैंने अभी आपको बताया कि एनसीईआरटी पढ़ने बस से आपका यूपीएससी नहीं निकलेगा, तो इसे पढ़ना छोड़ नहीं देना है, क्योंकि यही हमारी बेड़ा पार लगाएगी। हाँ, लेकिन इससे बस पढ़ के जाएंगे तो यही हमें डुबो भी देगी, इससे बस होने वाला नहीं है। तो इसमें क्या बताया गया अब यहाँ पे कि जो भी हमें आरक्षण देना उचित है, आप खुद से सोचेंगे ये बात, अपने माइंड में सोचिए कि क्या हमें आरक्षण देना उचित है, या हम पहले से ही एजुकेशन लेवल ही इतना बेहतर कर दें कि किसी को ये प्रॉब्लम्स ही ना हो, हमें आरक्षण देने की बात ही ना आए ना, हम क्वालिटी पे डिपेंड करें कि किस में जो जितनी भी क्वालिटी है, जिसमें जितना भी दम है उसे लाया जाए बाहर। आप उस तरीके का एजुकेशन लाओ। हम आरक्षण दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं, वॉट एवर, मतलब लॉलीपॉप दे रहे हैं उनको कि बस बेटा ये है, चूसते बैठे रहो, करना कुछ नहीं है, आप खाओ इसे, और खाओ भी नहीं, चूसो बस। आराम से बैठ के 100-200, 500, 1000, 2000 दे दिए, इतने में किसी का कुछ होता नहीं है। सरकार बनी बनाई है कि सरकार तो अपनी सत्ता पे दोबारा आ जाएगी, कितना अच्छा अच्छा काम किया, कुछ फायदा भी नहीं, कुछ नुकसान भी नहीं, मतलब हमें ना जीने दे रही ना मरने दे रही। इसलिए इसमें कि आप यहाँ पे सुविधाएं बेहतर करो, उस हिसाब से करो। अभी यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया, आपको यदि पता हो कि एक अभ्युदय योजना करके चला है, जिसमें क्या है कि
जितने भी बच्चे हैं जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या जिसकी भी तैयारी करना चाहते हैं, यानी सिविल सर्विस की, जितने भी, चाहे वो स्टेट हो चाहे यूपीएससी का हो, उनके लिए फ्री कोचिंग सुविधा दिला रहा है। तो वो खैर फ्री वाला, अब जो भी यूपी के होंगे उन्हें पता होगा कैसे क्लास वगैरह, क्योंकि अब चलने लगी हैं। तो आप लोग भी उसका फ़ायदा ले सकते हैं, नुकसान नहीं तो फ़ायदा ही मिलेगा। और हाँ, यदि कुछ समझ में नहीं आता, जो भी उसमें रजिस्टर्ड हो समझ में भी नहीं आता, तो टाइम वेस्ट, मैं सजेस्ट करूँगी कि टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि फ्री के चक्कर में हम जो अपना इधर का मिलने वाला उसे नहीं गवा सकते हैं। कि फ्री मिल रहा है तो जो भी मिल रहा है ले ले, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, बहुत कीमती होता है, इसलिए उसे जितना कम खर्च करेंगे, जितना अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा खर्च करेंगे, उतना ही हमारे लिए वो आउटपुट देगा। तो फ्री के चक्कर में कुछ करना नहीं। हाँ, समझ में आता है कि कुछ अच्छा है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, एंड ज्वाइन कर लीजिए बाद में, उसके बाद की क्या है, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट दे रही है तो कहीं ना कहीं उसका लाभ ले लेना चाहिए हमें। ठीक है, तो जो भी यूपी से बिलोंग करते हो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप उसका प्रॉफिट ले सकते हैं। तो कुछ ऐसे, हमें इसमें यही बताया गया कि आप कुछ ऐसे काम करो ना कि आरक्षण की बात ही खत्म हो जाए। सीधे तौर से एजुकेशन लेवल हमारा बेहतर होगा, तो वहाँ पे बच्चे जो है वो क्रीम निकलेंगे। क्रीम इन द सेंस कि बहुत अच्छे पढ़ाई लिखाई का ये मतलब नहीं होगा कि भैया जैक जुगाड़ लगा के हमारा किसी तरीके से कॉलेज वॉलेज हो गया और हमने पढ़ा, कुछ नहीं आता, कुछ नहीं है, और उसके बाद हम जाते हैं नौकरी के लिए, कहते हैं हमारे देश में इतनी बेरोजगारी है, क्योंकि हमारा एजुकेशन लेवल पहले से ही भ्रष्ट है। और उसमें से अब हम कह भी क्या सकते हैं, इतना ही तो हमने पढ़ा है कि सरकार ने हमारी ये नहीं की, इतनी बेरोजगारी है हमारे यहाँ, और हम गवर्नमेंट सर्विस के पीछे पड़ जाते कि चलो तैयारी करते करते हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास वो माइंड है ही नहीं कि हम कुछ चीज़ें अपने से डेवलप कर पाए। एंड इसमें हम सब की कोई गलती नहीं है, ये एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है हमारा कि वो माइंड हमारे पास विकसित हो ही नहीं पाया, जो रियल में कि हम कुछ कर ले, खुद के मालिक बन जाए। बोलते खुद के मालिक बन जाओ, आप काहे के बन जाए, हमारे पास तो वो जो मेंटल होना चाहिए तो वो है ही नहीं, क्योंकि पहले से हमें वो एजुकेशन मिला नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि आप कुछ ऐसे सुधार करो ना जहाँ पे कि ये चीज़ें दोबारा हमें लानी ही ना पड़े। खुद से बच्चे मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, और कहीं न कहीं बहुत अच्छा हमारा देश की जो विकास है वो और आगे बढ़ेगी। और उसके बाद क्या है कि बच्चों की योग्यता और प्रतिभा का विकास हो सके, वंचित कौन है इससे परिभाषित कैसे करें, यानी वंचित जो है उसे परिभाषित कैसे किया जाए। क्या वंचितों की पहचान आर्थिक आधार पर की जानी चाहिए, यानी कि जो वंचित है, अब इसमें जो जितने भी क्वेश्चन उठ रहे हैं इसका आंसर पहले आप खुद से सोचिएगा, क्योंकि अभी इतनी इतनी सारी बातें हमने पढ़ ली है, तो होप सो कि आपको इसके आंसर तो थोड़ा बहुत तो आ ही रहे होंगे। ठीक है, कि वंचित किसे कहते हैं एंड इसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या वंचितों की पहचान आर्थिक आधार पर आप कर सकते हो। बिल्कुल ऐसा एक ही पक्ष मत सोचिएगा, हमेशा दोनों ही पहलू सोचना है। तो क्या वंचितों की पहचान सिर्फ आप आर्थिक आधार से या जाति व्यवस्था में पैदा हुई सामाजिक असमानताओं के आधार पर करेंगे। ये सामाजिक नीति के वे पहलू हैं जिनके बारे में आज भी बहस हो रही है। अतः हम जो भी नीतियां चुनते हैं उन्हें सबके लिए समतामूलक और न्यायपूर्ण समाज बनाने में मिली सफलता के आधार पर जांचना पड़ेगा। यानी कि ये जो हमने अभी क्वेश्चंस पढ़े, ये कोई आज की बात नहीं है, ठीक है, बहुत पहले से चला आ रहा एंड अभी भी चलता जा रहा है। और उसके बाद क्या है कि समानता के विषय पर जो भी सोचते समय हमें प्रत्येक व्यक्ति को बिल्कुल एक जैसा मानने और प्रत्येक व्यक्ति पर को मूलतः समान मानने में अंतर करना चाहिए, यानी कि सबको एक जैसा मान लो या समान मान लो, उनमें थोड़ा बहुत हमारी सोच में भी अंतर आना चाहिए। मूलतः क्या होता है कि समान व्यक्तियों को विशेष स्थितियों में अलग अलग बर्ताव की जरूरत हो सकती है, लेकिन ऐसे सभी मामलों में सर्वोपरि उद्देश्य समानता को बढ़ावा देना ही होगा, और समानता के लक्ष्य को पाने के लिए अलग या विशेष बर्ताव के बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन क्या होता है कि इसके लिए औचित्य सिद्ध करना और सावधानी पूर्वक पुनर्विचार आवश्यक होता है। चूंकि अलग अलग समुदायों के लिए अलग अलग बर्ताव, नीति व्यवस्था और रंग भेद के अंग थे, यानी कि इसलिए उदारवादी एक जैसा बर्ताव के सिद्धांत से हटते हुए बहुत सावधान रहते हैं। उदारवादी भी आप लोग पढ़ चुके होंगे, इसमें लिखा हुआ था, हालांकि मैंने नहीं बताया एंड होप सो कि आप पढ़ लिए होंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि समानता के उद्देश्य से जुड़े बहुत से मुद्दे नारीवादी आंदोलन द्वारा उठाए गए,
19वीं सदी में क्या होता है कि स्त्रियों ने समान अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उदाहरण के लिए यदि हम बात करते तो उन्होंने क्या किया था, मताधिकार, कॉलेज यूनिवर्सिटी में डिग्री पाने का अधिकार और काम के लिए अधिकार की उसी प्रकार मांग की जैसे अधिकार पुरुषों को हासिल थे। हालांकि जैसे ही उन्होंने नौकरियों में प्रवेश किया, उन्हें महसूस हुआ कि स्त्रियों को इन अधिकारों को उपयोग में लाने के लिए विशेष सुविधा की आवश्यकता है। यानी कि पहले तो उन्होंने मांगा कि हमें क्या करना चाहिए, हमें भी घर से निकलने का मौका मिले, हम भी काम करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, हम भी ऑफिसर बनना चाहते हैं, हम भी वर्कर बनना चाहते हैं। दिन जब वो बाहर जाती है तो उन्हें लगता है कि हमें एक विशेष प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, तो वो मांग तो करेगी ही। और यदि इसमें एग्जाम्पल भी दिए गए कि एग्जाम्पल के लिए जो है हमारा मातृत्व जो है, ठीक है, इसमें क्या है कि अवकाश और कार्यस्थल पर बालवाड़ी जैसे प्रावधानों की आवश्यकता थी। इस प्रकार के विशेष बर्ताव के बिना वे ना तो गंभीरतापूर्वक स्पर्धा में भाग ले सकेंगी और न ही सफल व्यावसायिक और निजी जीवन का आनंद उठा सकेंगी। दूसरे शब्दों में पुरुषों के समान अधिकारों के उपयोग के लिए उन्हें कई बार एक विशेष बर्ताव की जरूरत होती है। और यहाँ पे अभी कोविड-19 में ना एक रिपोर्ट आई थी और उसमें बताया गया था कि जितना पुरुषों की जॉब नहीं गई, उससे ज्यादा कहीं ना कहीं महिलाओं की जॉब गई है। और वो गई, उसका रीजन भी था। और कोई महिलाओं को जल्दी काम में रखता भी नहीं है, क्योंकि उन्हें क्या लगता है कि एक तो ये जब प्रेग्नेंट होगी इन्हें छुट्टी देना पड़ेगा, जब इनका बच्चा पैदा होता उसके बाद भी इन्हें छुट्टी देना पड़ेगा, और यदि इन्हें कुछ भी हो जा रहा है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें ही लेनी पड़ेगी। यानी कि शाम के समय, रात में आप इसे रोकते हो काम के लिए तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी कंपनी वाले होंगे उनके प्रति ही होगी। और इसलिए वो क्या करते हैं कि कहीं न कहीं कतराते रहते हैं उन्हें जॉब में रखने से। और इसीलिए वो समानता की माँग करती हैं, क्योंकि पुरुष को यदि दे रहे हो, ये प्राकृतिक या दैवीय घटना है कि एक महिला ही माँ बन सकती है, एक पुरुष माँ नहीं बन सकता है, तो फिर उसे, या कि एक पुरुष जो है वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकता, एक महिला ही प्रेग्नेंट हो सकती है, तो फिर उसमें भेदभाव क्यों किया जा रहा है? यानी कि उसके पास वो चीज़ें नहीं है, तो ऐसा तो नहीं कि अब आप उसे ही रखो, वही ही काम करेगा, क्योंकि काम तो बराबर का हम भी कर रहे हैं। बस हाँ, वो थोड़ा-सा दैवीय घटना है, जिसे आपको भी कहीं न कहीं समझना होगा। यानी कि जो भी ये पुरुषवादी लोग हैं, उन्हें समझना होगा कि यदि इतना है, सब कुछ है, तो कहीं न कहीं हमें इनका जो भी है, वो सपोर्ट करना चाहिए। और यदि नहीं करते, तो ऑब्वियस है आंदोलन तो होगा ही। क्योंकि संविधान जो बनाने वाले थे वो तो अब लिख के चले गए कि हमें समानता का अधिकार हम दे के जा रहे हैं, और जब दे के जा रहे हैं तो फिर इसमें कोई शक ही नहीं है कि वो अपने हक के लिए लड़ेंगी नहीं, ठीक है। और कई सारे इनके लिए एक्ट भी बनाए गए। मैंने बोला भी था आपको कि आप लोग इसका जो भी वुमेन से रिलेटेड जितने भी एक्ट हैं उन्हें लिख लेना है, कब पारित हुए थे एंड किसके लिए थे। एंड आई होप कि आप लिख लिए होंगे। तो सिर्फ 2 एक्ट के नाम आप आज मुझे बताएंगे कि कौन कौन से एक्ट पारित हुए थे महिलाओं से रिलेटेड। सिर्फ 2 के बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और उसके बाद क्या है कि जब हम समानता के मुद्दे पर सोचते हैं और यह जांचते हैं कि एक खास स्थिति में विशेष बर्ताव जरूरी है या नहीं, तो लगातार स्वयं से ही पूछने की जरूरत है कि क्या विशेष बर्ताव यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि एक समूह समान अधिकारों का उसी प्रकार आनंद उठा सके जैसा कि शेष समाज। यानी कि हालांकि यह सावधानी हमेशा बरतनी चाहिए कि विशेष बर्ताव वर्चस्व या शोषण की नई संरचनाओं को जन्म ना दे। यानी कि अब ऐसा भी इतना भी विशेष बर्ताव ना दे दीजिए या विशेष अधिकार ना दे दे कि कुछ और ही गड़बड़ हो जाए। तो इसमें से यही है कि संरचना को जन्म ना दे, अथवा क्या है कि ये विशेष बर्ताव समाज में विशेषाधिकार और शक्ति को फिर से स्थापित करने वाला एक और प्रभावशाली उपकरण ना बन जाए। विशेष बर्ताव का उद्देश्य और औचित्य एक न्यायपरक और समतामूलक समाज को बढ़ावा देने के माध्यम के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। यानी कि विशेष बर्ताव जो है उसमें से आप थोड़ा उसको न्याय योग्य रखिए और समतामूलक रखिए। यहाँ पे ऐसा ना हो कि जो आप विशेष प्रोटेक्शन दे रहे हो वो कहीं आपका मिसयूज हो जाए, या जो प्रोटेक्शन है उसका मिसयूज हो जाए, तो उतना भी नहीं करना। यानी कि ओवरऑल सीधे सीधे है कि पूरा हमें बैलेंस में चलना है, काम करना है, उस हिसाब से नियम कानून बनाने हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि कभी कभी यहाँ पे लोग फायदा उठा लेते हैं। सपोज गवर्नमेंट ने दे दिया, एक्ट पारित कर दिया कि वुमेन को जो भी यानी कि उसकी मर्जी के बिना कहीं पे भी टच कर रहा है, ये भी अपराध है।
बिल्कुल सही है कि जो इसके मतलब इसकी शिकार है उसके लिए अपराध है। लेकिन अब कहीं पे क्या हो रहा है, किसी का मिसयूज फिर लोग करने लगते हैं कि यदि किसी का आपसी झगड़ा भी है तो वो क्या करेंगे, अपनी घर को औरतों को कहीं पे चीड़ फाड़ के मतलब कि कपड़े उपड़े फाड़ के हाथ हाथ पे कुछ मार के चक्कू चक्कू ले जाएंगे और वहां पे रिपोर्ट दर्ज कराएंगे कि इसने क्या किया। अब इसका कोई प्रूफ भी नहीं है, अब डीएनए टेस्ट कराओगे, किसका कराओगे। तो यहाँ पे वो मिसयूज डायरेक्टली कर रहे हैं कि सीधे लेके और बोल दिए हमारी औरत की इज्जत उछाल रहा था, ये हमारी औरत की इज्जत के पीछे पड़ा हुआ था, ये इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा था। तो रियल में जो एक निर्दोषी है, आपने अपनी निजी दुश्मनी के लिए एक औरत का इस्तेमाल किया, क्योंकि आपको पता है कि नियम कानून ऐसे है और आपने औरत का इस्तेमाल किया और उसे फंसा दिया। तो यहाँ पे फिर मिसयूज हो रहा चीजों का। तो इसमें यही बताया गया है कि कुछ चीज़ें हमें ऐसी रखनी है, प्रोटेक्शन देना है, बट उसको किस तरीके से देना है वो चीज़ें हमें सोच के चलनी होगी। हमें इन द सेंस गवर्नमेंट को वो जो भी दे रहा है उसे थोड़ा सोच समझ के कदम उठाना होगा, किस तरीके से क्या होता है, ताकि एक निर्दोष फांसी की सजा तक ना पहुंच पाए। क्योंकि दोस्ती बाहर बहुत गर्व से घूमते हैं और कहीं न कहीं निर्दोष ही मारे जाते हैं। और मैंने आपको जो देश देशांतर बताया था राज्यसभा का, उसमें था जो अभी यहाँ पे निर्भया का कांड चल रहा था, उसमें भी बताया गया था कि यानी वो बता रहे थे, खुद सुप्रीम कोर्ट के जो वकील थे, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसे ही लोग बैठते हैं डिस्कस डिबेट के लिए, वो बता रहे थे कि यानी कि पेंडिंग केस, एक 50 रुपए चोरी करने वाले व्यक्ति का केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आज भी पेंडिंग में पड़ा हुआ है। और वो जो चोरी करता है वो आज भी जेल में सड़ रहा है। उसे उम्र कैद की सजा हो गई थी, कितने रुपए की चोरी में, 50 रुपए की चोरी में। और जो लाखों करोड़ों की चोरी करके भाग रहा है, उसे जैसे नीरव मोदी को आप देख लीजिए, बहुत शानो शौकत से वो जी रहे हैं, कोई उनसे मतलब नहीं है। यहाँ ना तो पुलिस किसी काम की है, ना न्यायालय किसी काम का उनके लिए, ना तो कुछ है। वो अपनी ऐश की जिंदगी जी रहे हैं और आए दिन ट्विटर पे ट्वीट करते हैं कि 9 लाख रुपए का वो कोट पहन रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जिस बंदे ने 50 रुपए की चोरी की उसे उम्र कैद की सजा हो गई और वो आज भी उसे झेल रहा है। बहुत दिनों की बात नहीं है, अभी जब ये कांड चल रहा था तभी की बात है। इसमें उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई थी कि कुछ ऐसा हमारी न्याय व्यवस्था एंड यहाँ पे कुछ सुधार करने लायक जो भी है तो वो करना चाहिए। सो आई होप कि आपको ये समानता का जितना भी है पूरा समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आरक्षण का एक बार आपको खुद से पूरा डिटेल पढ़ना है एंड उसका थोड़ा सा कंक्लूजन लिख लेना है अपनी कॉपी में। सो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।